में कैसी भी मुसीबत आए, जिंदगी में कैसी भी मुसीबत आए, आपके कदम कभी न डगमगाए। जिंदगी में कैसी भी मुसीबत आए, आपके कदम कभी न डगमगाए। पग पग में आपके फूल खिले, पग पग में आपके फूल खिले। जिंदगी की हर खुशी आपको मिले, कभी ना हो आपसे दुखों का सामना। पग पग में आपके फूल खिले, जिंदगी की हर खुशी आपको मिले, कभी ना हो आपसे दुखों का सामना। बस यही है मेरी गणेश चतुर्थी की शुभकामना। बस यही है मेरी गणेश चतुर्थी की शुभकामना। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो हम लोग गणेश जी के शुभ नाम को लेकर प्रारंभ करते हैं और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारा के साथ आरंभ करते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज की और लाइव क्लासेस की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे और उससे आप लाभान्वित होते रहे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके बीच साइंस विज्ञान के गैस 100% प्रश्न, जिसमें से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। सब्जेक्टिव में कम से कम इन 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम 2022 में आएगा और जो आपको टॉपर बनाएगा। तो फिर देर के बात की दोस्तों, शुरू करेंगे आज का वीडियो। लेकिन आपको ये बता दें कि वीडियो के बीच में आपको मिलेगा मोटिवेशनल शायरी का तर्का भी दोस्तों। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं पहले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच। जी हाँ दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक तथा प्रतिफलित में मौजूद प्रत्येक परमाणुओं के संख्या बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, 2H2 + O2 टेंड्स टू 2H2O। यहाँ पर तीर का निशान हम लोग दे देंगे, टेंड्स टू H2O। जी हाँ दोस्तों, यदि इस समीकरण की बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से प्रतिक्रिया करके जल नामक द्रव का निर्माण कर रही है। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से प्रतिक्रिया कर जल नामक द्रव का निर्माण कर रही है। तो इस समीकरण को यदि हम लोग देखें, यहाँ पर जो लिखा गया है, तो इसको हम लोग यदि देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की 2 है। ये प्रतिकारक कहलाता है दोस्तों, जो तीर के निशान के बाईं ओर होता है। और इस प्रतिफलित में हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि हाइड्रोजन की संख्या तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन की 1 है। तो ये समीकरण हमारा संतुलित नहीं है। इस समीकरण को लेकर यदि हम किसी भी भार से संबंधित कैलकुलेशन को करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन रोंग हो जाएगा। साथ ही साथ ये समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, कि जितने भार किसी तत्व की प्रतिक्रिया में हिस्सा लेती है उतना ही भार उसका बनना चाहिए दोस्तों। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वो होता है जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या प्रतिकारक में और प्रतिफलित में, जो तीर से बाईं ओर होता है, प्रतिकारक और प्रतिफलित में बराबर होती है। अब इस समीकरण में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 2 लगा दिया दोस्तों, 2 दूनी 4 हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 था, यहाँ भी 2 लगा दिया तो 2 दूनी 4 हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 का 2 रहा। तो यहाँ पर देखते हैं अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, और प्रतिफलित में कितने हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, और अभिकारक में ऑक्सीजन कितने रह गए, 2 रह गए, और प्रतिफलित में ऑक्सीजन कितने रह गए, तो ये 2 जो है इसके लिए भी आता है दोस्तों। तो इस प्रकार ये समीकरण कैसा हो गया दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच। जी हाँ दोस्तों, हम लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं? जी हाँ दोस्तों, लोहे की वस्तुएं जो होती हैं नमी की उपस्थिति में अपने ऊपर फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड की परत जमा लेती है, नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जी हाँ दोस्तों, नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपने ऊपर में फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड की परत जमा लेती है। इस फेरिक ऑक्साइड में XH2O भी रहता है, मतलब H2O यानी जल का भी कुछ अंश रहता है। ये परत जमा लेती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं जंग या संक्षारण। जिसके कारण से क्या होता है कि भूरी परत होती है, जिसके कारण से लोहा धीरे धीरे कमजोर होता है, उस पर छिद्र आने लगते हैं और वो क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है लोहा। तो लोहा को क्षय होने या नष्ट होने से बचाने के लिए हम उसके ऊपर में पेंट करते हैं। पेंट एक क्या होता है, अवरोधक लेयर होता है जो उसको वायु से, नमी से और किसी भी अन्य संक्षारक पदार्थ जैसे अम्ल वगैरह हुआ उसके प्रभाव से बचाती है और लोहा को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है दोस्तों। तो
ये लोहे को पेंट करने का क्या ये हो गया, कारण हो गया कि उसको हम लोगों को सुरक्षित रखना, उसको हम लोग बचाना। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे काम है, जैसे हम लोग जस्ता का लेप लगा लेते हैं, जिसे हम लोग ज्ञानविलीकरण कहते हैं, या हम लोग तेल या ग्रीस लगा करके भी लोहे को बचाते हैं। तो यहाँ पर मेन बात क्या हो गया दोस्तों, जो मेन बात है कि लोहे की वस्तुएं जो होती है बहुत क्रियाशील होती है, वायुमंडल के नमी और ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके अपने ऊपर में ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और आयरन हाइड्रोक्साइड की परत जमा लेती है, जिससे वो क्या होती है, कमजोर और छिद्रयुक्त हो जाती है और उनका क्षय होता है। तो इसी अवांछित प्रतिक्रिया, इसी अनडिजरेबल रिएक्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे की वस्तु पर पेंट करते हैं, या इस पर अन्य धातु का लेप चढ़ाते हैं, या उसको ग्रीस लगाते हैं, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, यानी दूसरी धातु का उस पर लेप चढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच सूचक से आप क्या समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिकेटर से आप क्या समझते हैं, वैसे पदार्थ जिसकी उपस्थिति से अम्ल, भस्म और उदासीन विलयन का पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे घरों में भी बिजली के जो बोर्ड लगते हैं, जिसको वितरण बोर्ड कहा जाता है, उसमें सूचक लगाया जाता है, इंडिकेटर, जो लाल रंग का एक क्या होता है, स्विच के बीच में होता है, इसमें एक बल्ब जलता है। इस बल्ब को देखकर यदि इस घर के सारे स्विचेज बंद हो तो भी हम पता कर लेते हैं कि यहाँ हमारे घर में लाइट आई हुई है दोस्तों, तो उसको हम लोग इंडिकेटर या सूचक करते हैं। ठीक उसी तरह से ये इंडिकेटर होता है केमिस्ट्री में, जो अम्ल, भस्म और उदासीन विलयन की सूचना हमें देता है। तो इंडिकेटर्स के उदाहरण क्या है दोस्तों, ये लिटमस पत्र, मिथाइल ऑरेंज और फेलेप्थिलीन, ये हमारे इंडिकेटर्स के उदाहरण है। लिटमस पेपर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है, सबसे बढ़िया सूचक है, सारे जगह यूज किया जा सकता है, ये सूचक है। सूचक रंजक या रंजकों का मिश्रण होता है, जिसका उपयोग अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में सूचित करने में होता है। तो लिटमस पत्र क्या करता है दोस्तों, यदि हम लोग लिटमस पत्र का यूज करें, यदि नीला लिटमस पत्र ले और उसे अम्ल में हम लोग डालें, नीला लिटमस पत्र को अम्ल में डालें, तो वो कैसा हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा। ठीक उसके विपरीत हम लोग लाल लिटमस पत्र को ले और उसको हम लोग क्या चीज में डालें, क्षार में डालें, लाल लिटमस पत्र को क्या चीज में डालें, क्षार में डालें, तो वो नीला हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो ये अम्ल और क्षार को बता रही है। और यदि लिटमस पत्र का रंग नहीं बदला किसी विलयन में, तो दोस्तों वो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। तो ये जो हमारा लिटमस पत्र बनता है दोस्तों, ये थैलेफाइटा समूह के लाइकन से बनता है। उसके अर्क को जमा कर पेपर का रूप दे दिया जाता है, जिससे लिटमस पत्र तैयार किया जाता है दोस्तों। तो थैलेफाइटा क्या होता है, थैलेफाइटा एक मतलब जो हमारे जीवों को 5 भागों में बांटा जाता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। तो इसमें से जो होता है हमारा, जो मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, और प्लांटी का जो पार्ट होता है, तो प्लांटी में 3 पार्ट निकलते हैं दोस्तों, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और थैलोफाइट। थैलोफाइट्स को क्या होता है कि उसमें रूट, स्टेम और लीफ यानी कि पत्ती, जड़ और तना में कोई अंतर नहीं पाया जाता। किसमें, थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा श्रेणी के जो जीव होते हैं, थैलोफाइटा, उसमें क्या होता है, पत्ती, तना और जड़ में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। तो उसी से बनता है ये लाइकेन। उसी से लाइकन क्या होता है दोस्तों, लाइकन होता है कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लाइकन क्या होता है, वो कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध। उसमें कवक होते हैं और शैवाल होते हैं, कवक होते हैं प्लस शैवाल होते हैं। शैवाल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके इसको भोजन देता है कवक को, और कवक क्या करता है, उसको रहने के लिए घर देता है। तो इस तरह से सहजीवी यानी दोनों को लाभ होता है, और ये दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं दोस्तों, लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन से ही ये लिटमस पत्र बनता है। किस लाइकेन से, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन से ये लिटमस पत्र बनता है। तो ये अतिरिक्त जानकारी हो गया दोस्तों, जो महत्वपूर्ण है, हमारे सिलेबस का ही चीज है दोस्तों। और एक बात ये भी जान लीजिए दोस्तों कि कोई भी बंजर जमीन है, सबसे पहले वहां पर कौन उगता है, लाइकेन। वो लाइकेन उगना शुरू हो गया तो वो जमीन बंजर से समझ लीजिए कि उपजाऊ जमीन में वो कन्वर्ट हो रही है दोस्तों। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इर्द गिर्द जितनी भी जानकारी प्रश्न के साथ समायोजित है उसको भी लिया जा रहा है दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच, समवेता किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्हाट इज आइसोमेरिज, जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, या साथ ही साथ रासायनिक और भौतिक गुणों में अंतर हो, तो उन्हें समवेवी कहते हैं, और इस गुण को हम लोग समवेता करते हैं। यहाँ पर C2H6O के 2 श्रृंखला समवेवी को दिखाया गया है। C2H6, इसमें देखते हैं कार्बन 1 2, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 हो गए, और ऑक्सीजन 1 है। यहाँ भी देखते हैं CH3, यहाँ पर O होगा दोस्तों, O और फिर CH3, ये क्या हो गए, यहाँ पर कार्बन 1 1 2 और हाइड्रोजन 3 3 6
और ऑक्सीजन 1। तो ये दोनों का जो अणुसूत्र है ये क्या है, समान है, C2H6O है। लेकिन दोनों की संरचना को हम लोग देखें तो यहाँ पर ये अलग संरचना है और इसमें साथ ही साथ क्रियाशील समूह भी, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहल ग्रुप है, इसमें क्रियाशील समूह भी अलग है, ईथर है, और संरचना भी इसको अलग है। तो ये श्रृंखला समवायता के साथ साथ क्रियाशील समूह समवायता के भी उदाहरण है। कौन, ये इथाइल अल्कोहल यानी कि इथानॉल और डायमिथाइल ईथर यानी कि मिथॉक्सी मीथेन इसको बोलते हैं आईयूपीएसी नेम में। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए दोस्तों, दोनों के अणुसूत्र C2H6O है और दोनों के संरचनाएं क्या है, अलग अलग है। तो ये हमारे क्या हो गए दोस्तों, संरचनात्मक समावय या समावयता के उदाहरण हो गए दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए किन मापदंडों का उपयोग किया। जी हाँ दोस्तों, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। उन्होंने कहा कि तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसके भौतिक और रासायनिक गुण उसी पर निर्भर करते हैं, यानी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जब टॉपर बनिएगा और इंटर में जाइएगा तो साइंस लीजिएगा तो वहाँ पर फलन चैप्टर को मैथ में पढ़िएगा, यदि मैथ लेते हैं तो फंक्शन बोलते हैं। तो मेंडलीफ ने ये बताया कि जो तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, वो उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है दोस्तों। उसी के हिसाब से ये परमाणु द्रव्यमान को बेस मानकर बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में परमाणु द्रव्यमान को लेकर के उन्होंने आवर्त सारणी को सजाया। और उन्होंने क्या किया, समान गुण वाले तत्व को एक वर्ग में रखा। इस तरह से नीचे से ऊपर वो आते गए, इसमें समान गुण वाले तत्वों को वो सजाते गए, जिसको वर्ग कहा गया। उन्होंने तत्व के ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ऑक्साइड बनता है और क्षार से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोक्साइड बनता है। उनके भी अणुसूत्रों का यूज किया, क्या चीज में, वर्गीकरण में। आपको ज्ञात होना चाहिए दोस्तों कि मेंडलीफ ने कितने तत्वों को सजाया था, 63 तत्वों को अपने आवर्त सारणी में सजाया था दोस्तों। तो इस तरह से मेंडलीफ ने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान को अपने वर्गीकरण का आधार बनाया, जो कि उसका सक्सेसफुल नहीं हुआ। कई जगह विसंगतियां आ गई, तो कई जगह दिक्कतें हुई, जिसे मोसले ने बाद में आधुनिक आवर्त सारणी में क्या किया दोस्तों, उन विसंगतियों को दूर कर दिया। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी में उनको क्या कर दिया, दूर कर दिया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा दोस्तों आपके बीच, पित्त क्या है और मनुष्य के पाचन में, भोजन के पाचन में क्या इसके, मनुष्य के भोजन के पाचन में इसकी क्या भूमिका है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के शरीर में जो भोजन का पाचन होता है उसमें पित्त की क्या भूमिका है दोस्तों। तो पित्त गाढ़ा हरा, जी हाँ दोस्तों, गाढ़ा हरा क्षारीय द्रव है। क्या ऐसा द्रव है, क्षारीय, जो अमाशय में ग्रहणी में अम्लीय कायम, जो अमाशय में जो भोजन पच जाता है वो दोस्तों लेई के समान होता है। लेई देखते होंगे जिससे हम लोग चिपकाते हैं, उस लेई के समान होता है। उस लेई के समान भोजन जो अमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है तो वहां पर जो पित्त होता है उसकी अम्लीयता को दूर कर देती है और उसको कैसा बना देती है, क्षारीय। क्योंकि जो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का जो पाचन होगा वो कैसा माध्यम में होगा, क्षारीय माध्यम होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जगह से जूस आते हैं जो दोस्तों, अग्नाशय से अग्नाशय रस आता है और पित्ताशय से पित्त रस आता है। पित्त जो आता है वो कहाँ से आता है, निकलता यकृत से है और जमा रहता है पित्ताशय में, और वहाँ से पित्त आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना खुद का जूस होता है। तो यहाँ पर 3 जगह के एंजाइम आकर के भोजन को पाचन करते हैं। और पचता क्या चीज़ है दोस्तों, सबसे मुख्य जो भोजन का जो सबसे जटिल चीज़ है वसा, उसका पचता है। वसा को किसके द्वारा पचाया जाता है, लाइपेज के द्वारा। वसा लाइपेज के द्वारा पच करके क्या चीज़ में बदल जाता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल क्या चीज़ में बदलता है दोस्तों, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल ये बन जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पित्त की क्या भूमिका होती है। तो पित्त की भूमिका यही होती है दोस्तों कि वो जो जाकर के बसा का जिसका मुख गुहा में या अमाशय में पाचन होता है उसका पायसीकरण करता है। क्या करता है, पायसीकरण। क्या करता है दोस्तों, पायसीकरण। बसा का क्या करता है, वो पायसीकरण करता है, उसको तोड़ देता है, मुलायम बना देता है और पायस में बदल देता है। पायस, आपने छेना पायस खाया होगा दोस्तों, दही की तरह होता है। तो उसी तरह से वसा को वो तोड़ करके पित्त क्या करता है, मुलायम बना देता है। और यदि ये मुलायम नहीं करेगा तो वसा यहाँ पर जो पचा जो लाइपेज के द्वारा वो पच नहीं पाएगा दोस्तों। तो पित्त का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार लोग जो ज़्यादा भूखे रहते हैं, खास करके औरतें, तो जो उनका छोटा सा गोल ब्लाडर होता है यानी पित्ताशय होता है, उसमें जो बड़े से लीवर से निकलता है। लीवर क्या है दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर क्या है, यकृत, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में जिगर बोलते हैं उर्दू में। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो लीवर है। तो जो लीवर से जो पित्त रस निकलता है दोस्तों वो पित्ताशय में जमा होता है और वो छोटी आंत में आकर के भोजन का पाचन करता है। पित्ताशय में जमा होता है, छोटी आंत में आकर के भोजन का पाचन करता है। तो जब लोग भूखे रहते हैं तो ये जो पित्त रस है
ये यूज नहीं हो पाता है और इसका केमिकल कंपोजिशन गड़बड़ा जाता है और ये क्या बन जाता है, पत्थर का रूप ले लेता है। आपने गोल ब्लैडर स्टोन का नाम सुना होगा, जो कि एक सामान्य है। तो इसका मुख्य कारण होता है भूखा रहना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, भूखा रहना। आज कोई व्रत कर लिया, कल कोई व्रत कर लिया, तो व्रत करना है, व्रत करने के साथ फिर आपको लगातार व्रत नहीं करना है और खाना भी है समय पर, फल फूल खाते रहना है ताकि आपका पित्त का यूज होता रहे। तो चलते हैं दोस्तों, पित्त का क्या काम हुआ, वसा को मुलायम करना, वसा का विखंडन करना और उसका पायसीकरण करना। वसा का क्या करना, पायसीकरण, पायस में बदलना, छेना पायस की तरह। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच, पादप हार्मोन क्या है। जी हाँ दोस्तों, वैसे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधे में वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। विभेदन मतलब जैसे जड़, तना, पत्ती बनता है, फूल बनता है, फल बनता है, और वृद्धि जो पौधे की वृद्धि होती है दोस्तों, इन दोनों में जो काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हार्मोन। ऐसे हार्मोन क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे पदार्थ, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो बहुत ही कम समय में त्वरित गति से अपने लक्षित अंगों पर, टारगेटेड ऑर्गन पर जो हिस्सा, जो एक्शन दिखाते हैं लक्षित अंगों पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं जो लक्षित अंगों पर अपना ये दिखाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हार्मोन कहते हैं। जैसे आप यदि अपने घर का आपका 3 नंबर का स्विच यदि पंखे का है, तो आप यदि 3 नंबर के स्विच को दबाएंगे तो वो पंखा ही चलेगा। तो इसी तरह से हार्मोन यदि निकलता है, वो वृद्धि हार्मोन है तो वो वृद्धि को ही करेगा। यदि थायरोक्सिन निकल रहा है तो वो आपको वृद्धि को करेगा, ग्वाइटर से आपको बचाएगा। इसी तरह से अलग अलग हार्मोन के स्पेसिफिक वर्क होते हैं, खास विशिष्ट वर्क काम होते हैं, और वो कम समय में, बहुत ही कम समय में, जैसे स्विच दबाते ही पंखा चलने लगा, बल्ब जलने लगा, उसी तरह से वो हार्मोन भी अपना एक्शन दिखाते हैं। यहाँ पर पादप हार्मोन की बात हो रही। पादप में जो होता है नर्वस सिस्टम नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ हार्मोन के द्वारा ही सारे कंट्रोल किए जाते हैं। और हम लोग के जीवों में क्या होता है कि हार्मोन के द्वारा भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण और समन्वय का काम किया जाता है। साथ ही साथ हमारे पास क्या होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिका कोशिका होते हैं, जिसको हम लोग तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय कहते हैं, जो कि पौधे में नहीं होता है, सिर्फ हार्मोनल होता है। पौधे में क्या होता है, हार्मोन्स के द्वारा है। तो हार्मोन क्या क्या करती है, ऑक्सिन हो गया, ये वृद्धि में मदद करता है। जिब्रेलिन भी वृद्धि में मदद करता है। इंटरनोड्स के बीच में साइटोकाइनिन भी सेल डिवीजन में मदद करता है। इथाइलिन, इसको राइपनिंग हार्मोन, पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। और एब्सिसिक एसिड क्या होता है, वृद्धि को रोकता है। जैसे किसी फल को गिरना है या किसी पत्ती को गिरना है, तो वहाँ पर एब्सिसिक एसिड बीच में आ जाएगा। ये पत्ता है मान लीजिए दोस्तों, ये इसके बीच में यहाँ पर ABA बोलते हैं इसको हम लोग शॉर्टकट में, ABA आ गया और ये क्या हो गया, गिर गया नीचे। तो ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन होता है। इसको जो होता है हम लोग एब्सिसिक एसिड को जो होता है, ये साइटोकाइनिन का एंटागोनिस्टिक बोलते हैं, उल्टा, माने ये बढ़ाता है तो ये घटाता है, ये वृद्धि को बढ़ाता है तो ये वृद्धि को रोकता है। एंटागोनिस्टिक इसको बोला जाता है, विपरीत काम करने वाला, एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन कौन, एब्सिसिक एसिड और साइटोकाइनिन। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच स्क्रीन पर, नर तथा मादा हार्मोन के नाम लिखे। यहाँ पर जो नर तथा मादा हार्मोन की बात हो रही है, जैसे जंतुओं की बात हो रही, मनुष्य की बात हो रही, तो मनुष्य के लिए जो होता है एंड्रोजन नर हार्मोन होता है, एंड्रोजन। उसी के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन आता है। क्या आता है, टेस्टोस्टेरोन। इसका मुख्य कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करता है, जो मेल गेमिट होता है, जो नर जनन इकाई होता है, और साथ ही साथ जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी ये कंट्रोल करता है, जैसे दाढ़ी मोच आना या कंठमणि का या एडम्स एप्पल का आना, आवाज़ का मोटा, ये सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है, जिसके द्वारा हम बाहर से ही पहचान लेते हैं कि ये नर है यानी कि पुरुष है, तो इन सारे को कंट्रोल कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। ठीक उसी प्रकार जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो मादा हार्मोन होते हैं दोस्तों। इसके क्या काम होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को वो भी करते हैं, जैसे स्तन का विकास होना या आवाज़ का पतला होना स्त्रियों में, और जनन से संबंधित जैसे ओवम का बनना यानी कि अंडाणु का बनना, ठीक है, अंडाणु का विमोचित होना, या अंडाणु निषेचित हो गया तो गर्भाशय में उसका भ्रूण का विकास करना, नवजात का जन्म लेना, प्रसव वगैरह, बहुत सारी क्रियाओं को कौन सा करता है, जो जनन से संबंधित सारी क्रियाएं हो गई, उसको कौन कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो मंथली साइकिल चलता है, ओवम प्रति महीना निकलता है, तो जिसको हम लोग मासिक चक्र बोलते हैं, ये मासिक चक्र को कंट्रोल करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, जैसे स्तन वगैरह का विकास हो गया दोस्तों, बालों का निकलना हो गया जननांगों पर, काखों पर, उसके बाद भ्रूण का विकास हो गया, और जो संतान की उत्पत्ति होती है उसमें भी सहायक होता है। कौन, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोनल कंट्रोल के द्वारा ये होते हैं दोस्तों। क्योंकि हार्मोन में यदि कोई दिक्कत हो गया तो काफ़ी कठिनाई होता है, इसलिए इन सारे बीमारियों को हम जल्दी ठीक भी नहीं कर पाते हैं दोस्तों, जो हार्मोन से रिलेटेड होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। ये रहा आपके बीच, यहाँ पर जो प्रश्न है दोस्तों, ये गलत प्रश्न छप गया है। यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या होगा दोस्तों, जीवाश्म क्या है। क्या होगा दोस्तों, जीवाश्म क्या है, व्हाट इज फॉसिल्स, जीवाश्म क्या है,
व्हाट इज फॉसिल्स, जीवाश्म क्या है, फॉसिल। ठीक है दोस्तों, जीवाश्म क्या है, तो जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है। परंतु कभी कभी जीव के कुछ भाग वैसे वातावरण में चले जाते हैं जिस कारण उसका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तथा उस कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाती है तो उसे हम लोग जीवाश्म कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी जीव जब जमीन के अंदर धंस जाता है, दब जाता है और उसका कुछ हिस्सा चाहे ऑक्सीजन के अभाव के कारण हो या अन्य किसी कारण से वो बच जाए या उसका कुछ छाप या दाग बच जाए तो उसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। जैसे हम लोग एक फॉसिल्स की बात करते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स है। इसका उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि ये आपको बायोलॉजी में काम देगा। इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते थे, सरीसृप वर्ग के और पक्षी वर्ग के। तो इसको सरीसृप वर्ग यानी कि रेप्टाइल्स का और बीच के कड़ी के बारे में जाना है। पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग के बीच का कड़ी, पक्षी और सरीसृप यानी सांप, पक्षी और सरीसृप, सरीसृप दोनों के बीच का कड़ी कौन है दोस्तों, ये आर्कियोप्टेरिक्स है। कौन है, आर्कियोप्टेरिक्स। ये दोनों के बीच में को जोड़ता है, इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। उसी तरह से बहुत सारे जीवाश्म प्राप्त होते हैं जो जिससे कि उसके विकास के बारे में पता चलता है। घोड़े के कई सारे जीवाश्म मिले जिससे पता चला कि पहले घोड़ा कैसा था, या मनुष्य के बारे उत्पत्ति के बारे में पता चलता है कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से हुई है। ये सारे चीज़ की पता कैसे चलता है, जीवाश्म के द्वारा पता चलता है। जब जीवाश्म का हम लोग उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं तो उसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है, खत्म होने वाला। क्यों, क्योंकि जमीन के अंदर से निकलते हैं, किसी ना किसी जीव के ये अवशोष है, उसका अपघटन हुआ, उसका कार्बनीकरण हुआ जिसके कारण उनका निर्माण हुआ। तो जो भी चीज ईंधन के रूप में वो यूज हो गया तो वो जीवाश्म ईंधन हो गया, लेकिन है वो भी एक जीवाश्म है। जो पेट्रोल क्या है, वो जीवाश्म का ही एक अंग है। ठीक है दोस्तों, तो जीवाश्म और जीवाश्म ईंधन दोनों जुटा हुआ है, इसको हम लोग जान लेते हैं। जीवाश्म क्या होता है, जो भी जमीन से निकाले गए अंदर से किसी कारण से उनका पूर्ण तरह से अपघटन नहीं हो गया या उनकी छाप या चिन्ह रह गई शेष, तो उसे हम लोग जीवाश्म कहते हैं दोस्तों। और उसका ईंधन का रूप में उपयोग करेंगे तो जीवाश्म ईंधन। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग के बीच का कड़ी है, एक जीवाश्म है। क्या है, एक जीवाश्म है, फॉसिल्स है। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। एलपीजी का पूरा नाम लिखे तथा इसके घटक बताए, इसे अच्छा ईंधन क्यों बताया। एलपीजी का पूरा नाम दोस्तों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसे संक्षेप में एलपीजी कहते हैं। एक एलपीजी आप एक इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे दोस्तों, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, जिसे कि पिछले के वीडियो में बताया गया है। और आप लोगों को जानकर काफ़ी खुशी होगी दोस्तों कि 500 से अधिक वीडियो हमारे इस मेजर टारगेट टीम के द्वारा मेजर टारगेट चैनल पर जमा हो चुका है, जिसका आप लाभ ले सकते हैं और आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और टॉपर बनने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो एलपीजी होता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। एलपीजी एक उत्तम ईंधन होता है। क्यों, क्योंकि इसका कैलोरी मान काफी अधिक होता है, 55 किलो जूल प्रति ग्राम। 1 ग्राम जलेगा तो 55 किलो जूल ऊर्जा मिलेगा। यह गैस धुआं रहित होता है, ज्वाला के साथ जलता है, विषैली गैस नहीं निकलती इसके दहन के पश्चात, और वायु प्रदूषण नहीं होता है इसके दहन के पश्चात। कोई अवशेष नहीं बनता, कोई राख नहीं बचता, राख नहीं बचता है। यह स्वच्छ घरेलू ईंधन है। यह ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए खर्चीला साधन नहीं, आसानी से इसका परिवहन क्या है दोस्तों, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, इसका परिवहन क्या है, आसान है परिवहन इसका। इसका स्टोरेज यानी कि भंडारण क्या है दोस्तों, आसान है। भंडारण इसका क्या है, आसान है। और इसको यूज करने में क्या है, ये कमरे के ताप पर अपने से आग नहीं पकड़ता है, तो ये क्या है, सुरक्षित है, यूज करने में सुरक्षित है। और सुरक्षित में थोड़ा सा और हम लोग सुरक्षा करते हैं क्या, इसमें इथाइल मरकेप्टन डाला जाता है, C2H5SH, इसको बोलते हैं इथाइल मरकेप्टन। ये क्यों डाला जाता है, एक गंध के लिए। जैसे ही ये गैस रिसाव होता है, इथाइल मरकेप्टन, इतना तीखा गंध होता है मरकेप्टन का कि ये हम लोगों को उसका गैस का पता चल जाता है कि गैस लीक हो रहा है, और हम लोग अपना सुरक्षा का जो ये है दायरा को बढ़ा देते हैं, खिड़की दरवाज़ा खोल देते हैं और कुछ देर बाद ही वहाँ गैस का यूज़ हम लोग करने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये देख रहे हैं दोस्तों कि एलपीजी बहुत ही हमारे लिए क्या है, बहुत ही सुंदर और अच्छा ईंधन है। आजकल सरकार भी जो है उज्ज्वला योजना के द्वारा गरीब परिवार में एलपीजी दे रही है ताकि पर्यावरण के प्रदूषण को भी कम किया जा सके, साथ ही साथ जो है उनको सुविधा भी हो खाना बनाने में, और उनका जो है स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके दिया जा रहा है। क्योंकि लकड़ी वगैरह, गोईठा वगैरह जलाने से क्या होता है, धुआं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जाता है, जिससे क्या होता है, लंग्स से संबंधित, श्वसन से संबंधित बीमारियां होती है। तो ये काफ़ी अच्छा ईंधन है दोस्तों एलपीजी।
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का, इसके 1 ग्राम से 55 किलो जूल, और इससे कोई राख भी नहीं निकलती है, कोई प्रदूषित या हानिकारक विषैली गैस भी नहीं निकलती, लगातार इसका दहन होता है। और इसको जलाने में यानी कि इसका ज्वलन ताप भी क्या होता है दोस्तों, कम होता है। थोड़ा सा आप इसमें चिंगारी डालिएगा गैस को खोल करके, तो ज्वलन ताप इसका क्या होता है, कम होता है, तो गैस जलने लगेगी दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा ईंधन है एलपीजी। चलते हैं आप अपने अंतिम सेगमेंट पर। जी हाँ दोस्तों, आप मोटिवेशनल शायरी का सेगमेंट। जी हाँ दोस्तों, गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है गणेश जी के दरबार, जो भी जाता है गणेश जी के दरबार, वहाँ पर उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है गणेश जी के दरबार, वहाँ उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आप भी आइएगा हमारे पास, मेजर टारगेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेजर टारगेट के द्वार आइएगा, तो आपको भी टॉपर बनने का अवसर मिलेगा दोस्तों। आप भी टॉपर के करीब जाएंगे, आप भी टॉपर बनेंगे। इसलिए मेजर टारगेट चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के बीच शेयर कर दें, और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे वादा है आपके दोस्त और होस्ट आर के भारती का कि फिर एक बार आपसे कल मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, एक बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ, जो आपको टॉपर्स बनाने की दिशा में, 2022 के टॉपर्स बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ आपसे दुआ लेते हैं, आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, जय गणेश चतुर्थी, जय गणपति बप्पा।